नमस्कार स्टूडेंट, मैं रवि सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रवि एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस के लिए क्लास को स्टार्ट किए हैं और आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बंगाल के नवाब और अंग्रेज। तो क्रम संख्या के हिसाब से ये आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, उनको आप लोग देख लीजिए तो आपका इतिहास पूरा बहुत अच्छे से 15-20 मिनट में ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और इतिहास बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। और जो भी आरओ या पीसीएस में क्वेश्चन आएंगे मेरे लेक्चर से यहाँ पर 99% आएंगे, मैंने पूरी कोशिश की है। तो चलिए प्रयास जारी रखते हैं और हम लोग यहाँ पर आज इस लेक्चर को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल में कौन कौन से नवाब हुए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर, नजमुद्दौला और मुबारिकुद्दौला। एक लंबी सीरीज है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ के नवाब इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रखिएगा, ये अंतिम ऐसा बंगाल का गवर्नर था, सूबेदार था, जिसको मुगल बादशाह के द्वारा अपॉइंट किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, मुर्शिद कुली खां। तो चलिए देखते हैं, मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और इसने क्या किया, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ट्रांसफर कर दी। तो पहले जब बंगाल मुगल सूबा हुआ करता था तो उसकी राजधानी ढाका होती थी, लेकिन इसने ढाका से मकसूदाबाद चेंज कर दी और उसका नाम बदलकर मुर्शिदाबाद रख दिया अपने नाम पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। फिर इसके बाद आता है शुजाउद्दीन आएगा, सरफराज का, ये है ना, इस तरीके से ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सीधे आते हैं अली वर्दी खां पर। ठीक है, तो शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां के बाद बना, फिर सरफराज खां, फिर अली वर्दी खां। तो अली वर्दी खां इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर अली वर्दी खां की बात करते हैं। तो अली वर्दी खां शासक कैसे बना, बंगाल का नवाब कैसे बना? इसने सरफराज खां को पराजित करके उसकी हत्या करा दी। ठीक है, तो एक युद्ध हुआ, घिरिया का युद्ध 1740 में, और अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच में। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? सरफराज खां मारा गया इस युद्ध में। ठीक है, तो जो बंगाल का नवाब सरफराज खां था वो मारा गया घिरिया के युद्ध में और अगला नवाब बना अली वर्दी खां। याद रखिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं। जैसे ये युद्ध बहुत फेमस नहीं है तो इस टाइप का युद्ध पूछ लेगा। याद रखिएगा, घिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 में। अली वर्दी खां ने सरफराज खां को यहाँ पर पराजित करके और उसे मार दिया। ठीक है, फिर अली वर्दी खां यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करता है। ये कहता है कि जो यूरोपियंस है ना, अगर इनको ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, और अगर इनको छेड़ दिया जाए तो ये इतने डंक मारेंगे, काट काट के मार डालेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने यूरोपियंस की तुलना मधुमक्खियों से की? अली वर्दी खां ने। बंगाल का ये पहला नवाब था जिसने मुगल बादशाह को नजराना देना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि जो बंगाल के नवाब होते थे वो नजराना दिया करते थे मुगल बादशाह को। ठीक है, और याद रखिएगा, जो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना है वो मुर्शिद कुली खां ही करता है। ठीक है, लेकिन ये जो बंगाल के नवाब थे ये मुगल बादशाह को नजराना यानी कुछ टैक्स वगैरह दिया करते थे, लेकिन अली वर्दी खां ने उसको नजराना देना बंद कर दिया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सिराजुद्दौला 1756 से 1757, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, 2 ही साल, 56 से 57। ठीक है, तो ये इसका 1.5-2 साल का शासन था।
जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो इसके बहुत सारे विरोधी थे। तो विरोधियों में कौन था? घसीटी बेगम, उसकी मौसी, खुद इसकी मौसी थी, वो विरोधी थी। ठीक है, शौकत जंग। अच्छा, ये याद रखिएगा, अलीवर्दी खान का सिराजुद्दौला था कौन? तो बेटी का बेटा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिराजुद्दौला के विरोध में कौन था? घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीन चंद और महावत चंद। इसे आप याद रख सकते हैं। तो मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का सेनापति बना था, बट ये विश्वासघाती था। ये सेनापति सिराजुद्दौला का था, लेकिन ये कभी नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला सफल हो। ठीक है, तो ये विश्वासघात करता रहता था। तो देखिए, एक युद्ध होता है मनिहारी का युद्ध। ये छोटे छोटे युद्ध हैं, बहुत फेमस नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये अक्टूबर 1756 में होता है। ये सिराजुद्दौला और ये जो शौकत जंग था इसके बीच में होता है, और सिराजुद्दौला शौकत जंग को पराजित कर देता है और इसकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच भी युद्ध होगा बंगाल में। ठीक है, तो एक्चुअल में जो अंग्रेज थे इनको दस्तक का अधिकार मिला था, फर्रुखशियर ने दिया था। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था। दस्तक का अधिकार क्या था? अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड करेगी, यानी टैक्स फ्री ट्रेड, है ना, कर मुक्त व्यापार, ये इनको राइट दिया था। तो ये अंग्रेज क्या करते थे? बंगाल में जो दस्तक का अधिकार इनको मिला था उसको मिसयूज कर रहे थे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को ये बात अच्छी नहीं लगी। दूसरा, अंग्रेजों ने कलकत्ता की जो किला था उसको काफ़ी सुदृढ़ करवा लिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ काम इन्होंने किए अंग्रेजों ने जो सिराजुद्दौला को अच्छे नहीं लगे। इसलिए सिराजुद्दौला ने इनको सबक सिखाने के लिए सिराजुद्दौला ने अभियान किया, और सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पे कब्जा कर लिया। फिर कलकत्ता को भी अपने अधिकार में ले लिया 17 जून 1756 को, और कलकत्ता का नाम अलीनगर नाम रखा किसने? सिराजुद्दौला ने। ठीक है, जिस समय सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कलकत्ता छीना उस समय कलकत्ता का गवर्नर था अंग्रेज गवर्नर रोजर ड्रैक। ठीक है, अब आप देखिएगा, जब कलकत्ता पर और कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, बात है 1756 की जून की, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? कुछ अंग्रेजों को गिरफ्तार किया, लगभग 146 अंग्रेज, संख्या याद रखने की जरूरत नहीं, और उनको 20 जून 1756 की रात को एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया, और सुबह जब 21 जून को वो कोठरी का दरवाज़ा खोला गया, गर्मी के महीने में, उस सैफोकेशन से बहुत सारे अंग्रेज मर गए, केवल 23 जीवित बचे थे। उसी में एक हॉलवेल नाम का अंग्रेज बचा था, वो काल कोठरी की घटना का वर्णन करता है। हॉलवेल याद रखिएगा। तो काल कोठरी की घटना क्या थी, किसके शासनकाल से संबंधित थी? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल से संबंधित थी। ठीक है, ये एक घटना है, याद रखिएगा। फिर ये सफलता सिराजुद्दौला की ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता को छीन लिया, तो कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार। तो अंग्रेजों की थल सेना क्लाइव के नेतृत्व में और अंग्रेजों की नेवी कर्नल वाटसन के, एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में ये दोनों सेना मिलकर कलकत्ता पहुंचती हैं और कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लेते हैं। तो इससे क्लाइव काफ़ी शक्तिशाली हो गया, है ना, और सिराजुद्दौला डर गया, और सिराजुद्दौला अंग्रेजों के दबाव में एक संधि करता है। उस संधि को कहते हैं अलीनगर की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और इसको हम कोशिश करेंगे ये 15 से 20 मिनट में कवर हो जाए। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है, और इस अलीनगर की संधि में होता क्या, ये किसके किसके बीच होती है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज अपनी यहाँ शर्तें रख देते हैं। शर्त क्या है? अंग्रेजों ने कहा कि जो हम दस्तक का अधिकार का प्रयोग करते हैं वो जारी रखा जाए। सिराजुद्दौला को मानना पड़ा, और
अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार देना पड़ा सिराजुद्दौला को। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें सिराजुद्दौला के ऊपर अंग्रेजों ने कुछ शर्तें थोप दी, ठीक है, जो सिराजुद्दौला को स्वीकार करनी पड़ी, ठीक है। फिर इसके बाद अगली जो तैयारी होगी वो प्लासी के युद्ध की होगी, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा जाता है। प्लासी का युद्ध जब लड़ा गया तो सिराजुद्दौला की तरफ कौन था सेनापति? मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर, ठीक है, राय दुर्लभ, यार लतीफ, ये सब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर रहे थे, ठीक है। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति है, लेकिन इस तरफ अंग्रेजों की तरफ क्लाइव है। क्लाइव से ये पहले एक गुप्त संधि कर चुका है मीर जाफर। क्या संधि में बात इसने उससे रखी होगी कि देखिए, हम युद्ध करने के लिए आएंगे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन हम चाहेंगे कि युद्ध जीत जाओ आप, यानी क्लाइव युद्ध जीते। तो कहता है हम आएंगे जरूर, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है, और तुम युद्ध जीत लेना, सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करके उसकी हत्या कर देना और हमें बंगाल का नवाब बना देना। ये गुप्त संधि पहले ही कर चुका है। तो सिराजुद्दौला की तरफ से कौन आया? मीर जाफर सेनापति, है ना, यार लतीफ, राय दुर्लभ, ये सब इसके सिराजुद्दौला के विरोधी थे। और लेकिन यहाँ पर सिराजुद्दौला के दो बहुत ही विश्वसनीय स्वामी भक्त सैनिक थे, सिपाही थे। एक था मीर मदान, एक था मोहनलाल। वो दिल से लड़ रहा था सिराजुद्दौला की तरफ, लेकिन क्लाइव ने यहाँ जो क्लाइव की सेना इनके ऊपर गोलियां चला रही थी, तो जो मीर मदान था वो मारा गया, मीर मदान मोहनलाल। और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से कहा आप मैदान छोड़ के चले जाइए, मोर्चा हम संभाल लेंगे। जैसे ही सिराजुद्दौला मैदान से वापस हुआ तो मीर जाफर ने क्लाइव से कहा कि इसको गिरफ्तार कर लीजिए, और सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया गया। और मीर जाफर के पुत्र मीरन के कहने पर किसी व्यक्ति ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। कुल मिलाकर किसने हत्या की ये मुद्दा नहीं है, सिराजुद्दौला मारा गया। और मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का अगला नवाब बना दिया। तो अगला नवाब कौन होगा? मीर जाफर। इसका मतलब है अब बंगाल में नवाब को कौन नियुक्त कर रहा है? अंग्रेज। इसका मतलब है बंगाल के शासक की नियुक्ति अब अंग्रेज करने लगे। इसका मतलब प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज किंग मेकर हो गए। क्या हो गए? किंग मेकर, जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे। इसका मतलब है प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजों का प्रथम निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने क्या निर्णय दिया कि अब बंगाल पर प्रभुत्व किसका स्थापित हो गया? अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में मीर जाफर नवाब बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस युद्ध ने निर्णय क्या दिया कि अब भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव रख दी गई यहीं से। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेज का प्रभुत्व स्थापित हो गया यहाँ से। ठीक है, और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की नींव रख दी गई। और ये सब काम कौन कर रहा है? क्लाइव। इसलिए भारत में क्लाइव को अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ उस समय विलियम पिट्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और भारत में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं मीर जाफर की तरफ। तो मीर जाफर को अंग्रेजों के आशीर्वाद से, अंग्रेजों के रहमो करम से बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, तो मीर जाफर बड़ा खुश है बंगाल का नवाब बनकर, और ये अंग्रेजों को खुशी में बहुत सारे उपहार बांटता है, गिफ्ट देता है, और ये गिफ्ट में बहुत सारा धन दौलत लुटाता है, यानी बंगाल का खजाना अंग्रेजों को खोल देता है।
ठीक है। अब अंग्रेजों का तो यहाँ पर बहुत आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ हुआ, खूब बंगाल का खजाना मिला और मीर जाफर ने 24 परगना जो जिला था वो कंपनी को दे दिया उपहार में। ठीक है। तो मीर जाफर को बंगाल में कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। ठीक है। लेकिन जब इसने गिफ्ट बांटना शुरू किया तो अंग्रेजों की आदत पड़ गई। लेकिन जब इसने मजबूरी जाहिर की कि अब हम धन नहीं दे पाएंगे तो इसको अंग्रेजों ने हटा दिया। ठीक है। मतलब इसको हटना पड़ा और मीर कासिम को अगला बंगाल का नवाब बना दिया गया। ये मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब देखिए, बंगाल में नवाब की नियुक्ति कौन कर रहा है? अंग्रेज नियुक्ति कर रहे हैं। तो बंगाल में राजनीतिक रूप से किसका हस्तक्षेप शुरू हो गया? अंग्रेजों का। ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा कहानी यहाँ पर नहीं बताएंगे, मुद्दे को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है। तो अब आप देखो, मीर कासिम 1760 से 63 सन अगर आप याद कर सके तो याद कर लें। अब मीर कासिम बहुत चालाक आदमी था। ये मीर जाफर की तरह बेवकूफ़ और ये गीदड़ नहीं था। तो मीर कासिम ने शुरू में तो अंग्रेजों को संतुष्ट किया, लेकिन मीर कासिम ने जल्द ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने ट्रांसफर की? मीर कासिम ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया था और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से ये बचना चाह रहा था, इसलिए इसने राजधानी ट्रांसफर कर दी। और इतना ही नहीं, इसने अपनी सेना को मजबूत किया ताकि अंग्रेजों से लड़ सके। तो इसने अपनी सेना में सुधार किया, यानी सेना की संख्या में वृद्धि की और अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया। और इसने गुरगिन खान नाम का एक आर्मेनियन था जिसके नियंत्रण में अपनी सेना को रखा और इसने मुंगेर में एक गन फैक्ट्री स्थापित की, बंदूकें बनाने का कारखाना लगाया और जो दस्तक के अधिकार का अंग्रेज प्रयोग कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे, उस दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। तो अंग्रेजों की निगाहें मीर कासिम पर टेढ़ी हो गई कि अरे ये तो आदमी खतरनाक है। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया। मतलब अंग्रेज जिसको चाहे उसको हटा दें, जिसको चाहे उसको बिठा दें, यानी ये किंग मेकर हैं। इस समय भारत में आकर किंग मेकर बन चुके हैं 1757 के बाद। ठीक है। तो मीर कासिम को यहाँ बर्खास्त कर दिया गया और मीर जाफर पुनः आके बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है। तो मीर जाफर 2 बार बना, यहाँ पर लिखा मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर। ठीक है। तो मीर जाफर फिर से बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन मीर कासिम गीदड़ नहीं है, तो मीर कासिम को ये अपनी बेइज्जती लगी। तो मीर कासिम ने युद्ध किया अंग्रेजों से, जिसको कहते हैं कारवा का युद्ध। ये जुलाई 1763 में, क्योंकि 63 में इसको बर्खास्त किया गया और इसने 63 में तुरंत युद्ध कर दिया। मीर कासिम और एडम्स के बीच में युद्ध हुआ और मीर कासिम यहाँ पर पराजित हुआ। लेकिन मीर कासिम अभी चुप नहीं बैठेगा। मीर कासिम ने एक त्रिगुट बनाया। क्या बनाया? त्रिगुट। ये त्रिगुट में कौन है? देखो कौन। मीर कासिम दौड़ा दौड़ा गया भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास। कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय को अपनी बात बताई कि हम अंग्रेजों से युद्ध करना चाह रहे हैं, आपका मुझे सहयोग चाहिए। तो उसने सहयोग करने का वादा किया। फिर ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास गया। ठीक है। और उसका भी सहयोग प्राप्त किया। तो मीर कासिम, भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ये 3 लोगों का एक गुट बना। और जब ये एक गुट बन गया जिसको कहते हैं त्रिगुट, तो मीर कासिम का त्रिगुट में कौन कौन शामिल था? स्वयं मीर कासिम, भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, त्रिगुट। तो अब मीर कासिम को लगा कि अब हम शक्तिशाली हो गए और इसने तुरंत अंग्रेजों के ऊपर युद्ध कर दिया। तो त्रिगुट वर्सेस अंग्रेज, और इस समय इस युद्ध को बोला जाता है बक्सर का युद्ध। भारतीय इतिहास का बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 को। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। ठीक है। और याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। मीर कासिम तो लड़ रहा है,
वो तो नवाबी से बर्खास्त कर दिया गया था। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। और बंगाल में अंग्रेज गवर्नर कौन था? क्लाइव अब नहीं है, क्लाइव चला गया, प्लासी की लड़ाई के बाद क्लाइव चला गया था, ठीक है। वेंसिटार्ट कौन था? वेंसिटार्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेंसिटार्ट याद रखिएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सॉरी, बंगाल का अंग्रेज गवर्नर कौन था? वेंसिटार्ट। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। और भारत का मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। तो अंग्रेजों ने भारत की बड़ी बड़ी शक्तियों को पराजित कर दिया बक्सर की लड़ाई में, और अब अंग्रेजों को भारत में पराजित करने वाला कोई नहीं बचा। तो इस युद्ध ने ये सिद्ध कर दिया कि अब भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की बंगाल विजय भी कंप्लीट हुई। तो इस विजय के बाद ये बिल्कुल सिद्ध हो गया कि अब भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य का स्थापना हो गया है, ठीक है। तो भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव पड़ी प्लासी के युद्ध से, और अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना हुई बक्सर के युद्ध से। अब भारत विजय करना अब दूर का बात नहीं रह गया, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ, और इसके बाद आ गया क्लाइव दोबारा भारत में, और यहाँ पर अगला नवाब बंगाल का बनाया गया, ठीक है। मीर जाफर की डेथ हो जाएगी और 1765 में नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का ये पहला नवाब होता है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब मीर जाफर, लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का बनाया गया पहला नवाब नजमुद्दौला। क्यों? क्योंकि नजमुद्दौला बंगाल का नवाब तब बना है जब अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया है, ठीक है। तो बंगाल विजय के बाद ये पहला नवाब बनता है बंगाल का, जो अंग्रेजों के पूर्णतया संरक्षण में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब अंग्रेजों ने नजमुद्दौला से एक शर्त रखी कि हम तुमको बंगाल का नवाब तो बनाएंगे, लेकिन बंगाल के निजामत का अधिकार तुम हमें दे दो, तुम कुछ ना करो, तुम केवल बंगाल के सिंहासन पर बैठो मुकुट लगा के, और कुछ ना करो, निजामत का अधिकार तुम हमें दे दो। निजामत का मतलब होता है सुरक्षा व्यवस्था, यानी बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था आज से हम देखेंगे। कौन कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तुम क्या करोगे? केवल मुकुट लगा के बैठोगे बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों को बंगाल के निजामत का अधिकार किसने दिया? तो नजमुद्दौला ने दिया, जो बंगाल का नवाब था, ठीक है। अब क्लाइव और क्या कदम उठाता है? जब भारत की शक्तियां पराजित हो जाती हैं तो अंग्रेज उनसे संधि कर लेते हैं और अपनी शर्तें थोप देते हैं। चूंकि वो पराजित हो गए ना, तो पराजित व्यक्ति की मजबूरी है कि अंग्रेजों की शर्तें मानेंगे। तो क्लाइव आता है, इलाहाबाद की लगातार 2 संधियां करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है 12 अगस्त को और एक होती है 16 अगस्त को, दोनों 1765 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त की जो संधि होती है वो क्लाइव और भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से करता है। क्यों? क्योंकि बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय पराजित हो गया है। तो ये पहली संधि जो है 12 अगस्त वाली इलाहाबाद की, वो क्लाइव और भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। क्या शर्तें होती हैं? अंग्रेज कहते हैं शाह आलम द्वितीय से कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी तुम हमें दे दो। तो मुगल बादशाह कहता है ठीक है, हम आपको दीवानी दे देते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब अब अंग्रेजों के नाम हो गई। ये किसने दे दी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों को किसने दी? तो भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय को इसके बदले में क्या मिलेगा? तो अंग्रेजों ने कहा कि तुमको हम पेंशन देंगे, तुम शासन करने का टेंशन छोड़ो, हम तुमको पेंशन देते हैं। और इसको शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद किले में नजरबंद कर लिया।
तो अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो देखिए कितना भारत कमजोर होता जा रहा है। भारत का मुगल बादशाह अंग्रेजों से पेंशन ले रहा है। ठीक है, तो ये जो पेंशन का जो अमाउंट था वो कितना था, एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। तो मुगल बादशाह को 26 लाख वार्षिक पेंशन देने की बात कही गई इस संधि में। ठीक है, क्लियर। और मुगल बादशाह को कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले हैं वो अवध के नवाब से छीनकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। ठीक है, इतनी बात याद रखना कि 16 अगस्त 1765 को संधि करता है क्लाइव किसके साथ? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कहता है कि हम तुम्हारा अवध तुम्हें वापस कर देंगे, ठीक है, लेकिन तुम युद्ध के हर्जाने के रूप में हमें 50 लाख रुपए दे दो। क्यों? क्योंकि तुमने युद्ध किया है ना त्रिगुट में मिलकर, तो हर्जाना दो। तो 50 लाख रुपए ले लेते हैं अंग्रेज किससे? अवध के नवाब से। ठीक है, और कड़ा और इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट छीन के किसको दे देते हैं? मुगल बादशाह को। ठीक है, तो ये इलाहाबाद की 2 संधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब देखो मैंने क्या बताया, अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार मिल गया किससे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। निजामत का अधिकार किससे मिल गया? नजमुद्दौला से। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करेगा क्लाइव। द्वैध शासन में क्या होता है? 2 शासक। अब बंगाल में 2 शासक हो गए, एक बंगाल का नवाब नजमुद्दौला और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल का नवाब नाम मात्र का शासक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तविक शासक है। तो एक राज्य में 2 शासक, तो इसलिए इसको कहते हैं द्वैध शासन। ठीक है, अब अंग्रेज क्या करेंगे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई तो वहां से टैक्स की वसूली करेंगे। तो टैक्स की वसूलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे, अंग्रेज क्या करेंगे? नवाब के ऊपर जिम्मेदारी देंगे और ये किसी भारतीय व्यक्ति को दीवान बनाएंगे और उससे कहेंगे तुम टैक्स वसूलो। तो मोहम्मद रजा खां को दीवान बनाया बंगाल में और राजा सिताब राय को दीवान बनाया बिहार में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने बिहार का दीवान किसको बनाया? राजा सिताब राय को। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स वसूल के अंग्रेजों को देते हैं। ठीक है, तो उन्हें वसूलना भी नहीं पड़ रहा है। दूसरा, जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, निजामत, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ चली गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था स्वयं नहीं करेंगे, यहीं के लोगों को, भारतीयों को अपॉइंट करेंगे कि तुम लोग सुरक्षा व्यवस्था देखो। सारा काम करवाएंगे भारतीयों से, लेकिन अधिकार रखेंगे अपने पास। तो ये द्वैध शासन व्यवस्था है, ये सफल नहीं होती है और इसलिए बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था को आगे आने वाला जो गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल बंगाल का, वारेन हेस्टिंग्स, वो इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो वो कहानी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्लाइव था इसके शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, याद रखना। ठीक है, इलाहाबाद और मुंगेर के जो अंग्रेज सिपाही थे उनका भत्ता इसने बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो अंग्रेज सिपाही इसलिए श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक है, और क्लाइव ने बंगाल को लूटने के लिए एक सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा कि बंगाल में अंग्रेजों ने किस तरीके से कब्जा किया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो प्लासी, एक बक्सर। इनसे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये घिरिया का युद्ध, याद रखना। ठीक है, और मनिहारी का युद्ध याद रखना, और कारवा का युद्ध याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये इलाहाबाद की संधियां और अलीनगर की संधि, ये इतनी चीजें यहाँ पर जरूर याद करना। ठीक है, तो आगे जब हम लोग और लेक्चर पढ़ेंगे तो ये जो युद्ध है ना, जितने युद्ध अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो 10 मिनट का। तो वो युद्ध और संधियां एक जगह हो जाएंगे। पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो और फिर हम लोग आगे एक जगह कंसाइज करके
एक लेक्चर में करा देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो किसी को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग इसके आगे की कहानी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।